गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से, फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये एक हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम होता है जो हम यूट्यूब कमेंट सेक्शन से क्वेश्चंस निकाल के जो हमको रिलेवेंट लगते हैं, जिनका हम जवाब दे सकते हैं, उनको हम लेके एक प्रोग्राम बनाते हैं। मैं देवेंद्र जी से फिर से अनुरोध करता हूँ, प्लीज़ गो अहेड विद द क्वेश्चंस। ग्रोथ स्कैन क्या होता है? क्या ग्रोथ स्कैन क्या होता है? ग्रोथ स्कैन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब हम बच्चे के, जैसे ये प्रेगनेंसी है, मतलब ये यदि सेकेंड मंथ की प्रेगनेंसी थी तो ये बच्चा बड़ा बड़ा होगा, थर्ड मंथ में जाएगा, फिर और बड़ा होगा, फोर्थ में जाएगा। तो शुरू में तो स्ट्रक्चर बनता है, बट 12 हफ्ते या 14 हफ्ते या 3.5 4-5 महीने के बाद में इसकी ग्रोथ होती है, बच्चे साइज में बढ़ता है। अब जो साइज में बढ़ना होता है, वो बढ़ना जो प्लेसेंटा है, बच्चेदानी के भीतर, जो इसके भीतर जो प्लेसेंटा है, उसके जो इसका कनेक्शन है बच्चे का, उस कनेक्शन से इसको पोषण मिलता है। तो किसी की भी ग्रोथ तब होती है जब उसको पोषण अच्छा मिले। यदि हम बच्चे का 24 हफ्ते में, 28 हफ्ते में, 32 हफ्ते में, मतलब ये हो गया 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने और 8 महीने के बाद 9 महीने, इस दौरान हम यदि उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं, ये कब करते हैं? जब हमें अंदेशा हो कि इसकी बढ़त में प्रॉब्लम हो सकती है। यदि ये ग्रोथ में ठीक नहीं हो रहा तो हम कहीं पर भी इसको रोक के बच्चे को बाहर सिजेरियन सेक्शन से निकाल लेंगे। तो जो बच्चे का ग्रोथ है, बच्चे का वजन है, बच्चे का बाकी डायमीटर्स हैं, ये एक आप देखोगे तो जैसे ये एक ग्राफ है, ये 24 हफ्ता, 28 हफ्ता, 32, 36 और 40 हफ्ते की प्रेगनेंसी होती है। तो जो इसका वज़न बढ़ेगा वो हम सोनोग्राफी से जो नापते हैं, वो आप देखोगे ऐसा धीरे धीरे बढ़ता जाता है। 28 हफ्ते में करीब ये 1000 ग्राम एक एवरेज होता है। अब ये इस एवरेज के पास में यदि इसका ग्रोथ ठीक चल रहा है इसका, तो हम इसको बोलते हैं कि ये बेबी नॉर्मल ग्रो कर रहा है। अब मान लीजिए कि ये यहाँ चला और फिर यहाँ आने लगा और यहाँ फिर आ गया, तो ये ग्रोथ नीचे चली गई, मतलब यहाँ पर इसको न्यूट्रिशन ठीक नहीं मिल रहा, मतलब बच्चे में सपोर्ट ठीक नहीं है, तो बच्चे की डेथ भी हो सकती है। यदि ये इसके लाइन के अकॉर्डिंगली चल रहा है तो एक, अब इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, एक 5th परसेंटाइल होता है, एक 95th परसेंटाइल होता है, एक 3rd परसेंटाइल होता है। इसके नीचे यदि जाता है तो बच्चे को हम फिर ग्रोथ रिटार्डेड बोलते हैं। तो ये जो ग्रोथ रिटार्डेशन, ग्रोथ की कमी होना, बच्चे के पोषण, बच्चे के भीतर जो उसको ऑक्सीजन मिल रहा, उसकी सबकी कमी को दर्शाता है। अब आप मान के चलिए किसी भी व्यक्ति को यदि पोषण नहीं मिले, जिसको कि ग्रो करना है, जिसको बढ़ना है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिले, तो धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होगी और धीरे धीरे वो सुस्त पड़ जाएगा। धीरे धीरे यदि आप उसको ध्यान नहीं देंगे तो अंदर ख़त्म भी हो सकता है। तो ग्रोथ स्कैन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो हम अपने फीटल मेडिसिन में करते हैं। पीजीटी टेस्ट क्या होता है और ये क्यों करते हैं? पीजीटीए का मतलब क्या है? पीजीटीए का मतलब होता है भ्रूण बिठाने के पहले, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट एन्यूप्लॉइडी। मतलब हमको क्रोमोसोम देखना है कि ये 46 क्रोमोसोम लेके भ्रूण है कि और भी गड़बड़ लेके 45 है कि 47 है। हम इसको बिठाने के पहले यदि हम देख लेते हैं कि ये 46 क्रोमोसोम का भ्रूण है, मतलब ये ब्लास्टोसिस्ट है, इस ब्लास्टोसिस्ट में एक एक्टोडर्म होता है और एक इनर सेल मास होता है। इस इनर सेल मास से जो एक सेल के जो समूह होता है, उससे बनता है बच्चा। इसको छू नहीं सकते। ये ट्रोफोएक्टोडर्म, जिससे प्लेसेंटा बनता है, फूल बनता है, कनेरी बनती है, इससे कुछ सेल लेके हम उसका क्रोमोसोमल टेस्ट करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव क्रोमोसोम टेस्ट होता है आजकल, एनजीएस होता है, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग होता है। तो हम पूरा क्रोमोसोम या फिर क्रोमोसोम का पार्ट कुछ मिसिंग है कि नहीं, ये देखते हैं पीजीटीए में। तो पीजीटीए एक तरीका है प्रेगनेंसी का चांस, जिसमें कि इनफर्टिलिटी है, जिसमें
निस्संतान चिकित्सा के कारण लोग अपना जांच करा ये आईवीएफ करा रहे, तो आईवीएफ में जो भ्रूण बैठाना है तो उस भ्रूण का बैठने के पहले परीक्षण को हम पीजीटीए कहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि क्या पीजीटीए में जो रिज़ल्ट निकलेगा वो एक्चुअली बच्चे का निकलेगा, ये हमेशा नहीं होता। तो कई बार इस रिज़ल्ट से यदि ये गड़बड़ है तो जो कह नहीं सकते कि बच्चा भी गड़बड़ है, तो कई बार कुछ अच्छे इनर सेल मास वाले भी भ्रूण रिजेक्ट हो जाते हैं। ऐसे ही पीजीटीए को आप यदि बायोप्सी करोगे तो इसको आप डिस्टर्ब भी कर रहे हो, मतलब आप एक सेल की लाइनिंग को लेज़र के द्वारा रप्चर या फिर उसको जोना को तोड़ के उसमें निकाल रहे हो, तो इसमें सेल का डैमेज भी हो सकता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए जैसे NIPT होता है वैसे NIPGTA कहलाता है। NIPGTA क्या है? नॉन इन्वेजिव, मतलब आप इसको छुओगे नहीं। इसको जिसमें आप जिस लिक्विड में आप इसको रखोगे, जैसे ये ऑयल है ये, और इसके भीतर आपने इसको रखा, फिर इसके भीतर आपने इसको कल्चर किया से आप 1-2 दिन, इसको निकाल लोगे तो इसका जो सेल फ्री DNA वो इस लिक्विड में आ जाएगा। तो आप इस लिक्विड को टेस्ट करोगे तो आप इस भ्रूण को भी जांच कर सकते हो। ये एक तरीका है बगैर भ्रूण को छुए, उसको बोलते हैं NIPGTA। कई लोग उसको NICS भी बोलते हैं, नॉन इन्वेजिव क्रोमोसोमल स्क्रीनिंग। तो ये डिफरेंट नाम है, बट PGTA करने का और NIPGTA करने का, NICS करने का एक लिमिट है पक्का बताने का, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं और उस कमी के कारण आप ये नहीं कह सकते कि जो रिपोर्ट है वो वास्तव में जो एक्चुअल बच्चा पनपेगा उसका रिपोर्ट होगा। इसलिए मैं पर्सनली PGTA के बहुत फेवर में नहीं रहता हूं, पर NIPGTA आप करवा सकते हैं जिसमें कि हमको भ्रूण को छूना नहीं पड़ता है। क्या IVF के पहले HSG कराना ज़रूरी होता है? देखिए, IVF तो सबका नहीं करना चाहिए। आपको पहले कपल को ये देखना चाहिए कि कपल को प्रॉब्लम क्या है, बच्चे क्यों नहीं हो रहे। अब यदि आपने ट्यूब ही नहीं देखी तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि जहाँ पर हस्बैंड वाइफ के मिलने के बाद जहाँ पर दोनों के बीज मिलते हैं वो जगह ठीक नहीं है यदि, तो आप कैसे IVF में जा सकते हो। इसलिए मोस्टली हम एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि फॉल्ट कहाँ है, तो ट्यूब को देखने का एक बहुत अच्छा तरीका HSG है, इसलिए इसको करवाना चाहिए। हाइपोप्लास्टिक यूट्रस में क्या प्रेगनेंसी संभव है? बिल्कुल संभव है। डिपेंड करता है कि हाइपोप्लास्टिक यूट्रस यदि ईस्ट्रोजन के एक्सपोजर के कारण छोटा बैठा हुआ है, इन्फेंटाइल जैसे बच्ची में रहता है, छोटे बच्चों में रहता है, यदि वैसा है तो आप बाजार से इंजेक्शन लगा के अंडे बना के उसमें बिठा सकते हैं, या फिर आप यदि ओवरी खराब हो गई है जिसके कारण एस्ट्रोजन नहीं बन रहा तो आप बाहर से अंडे लेके भी IVF करा सकते हैं। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बहुत ज़्यादा मोटी आती है। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग यदि बहुत ज़्यादा हर बार मोटी आती नेचुरल साइकिल में तो ये थोड़ा सा ऐसा होता नहीं है, पर कई बार मोटी हम किसको बोलते हैं, 14 मिलीमीटर 16 मिलीमीटर के ऊपर को। पर कई बार हम ईस्ट्रोजन देके जब हम एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को तैयार करते हैं तो हमारे ईस्ट्रोजन के डोज ज़्यादा होने के कारण ये होता है। तो ऐसा हमारे साथ भी होता है, तब हमको ईस्ट्रोजन का डोज कम करके नेक्स्ट साइकिल में जाना पड़ता है, जिसमें हम कम से कम 12 मिलीमीटर के भीतर, यदि ज़्यादा हो रहा है 7 के ऊपर होना चाहिए, तो यदि उसके भीतर ही रहे तो प्रेगनेंसी का चांस अच्छा रहता है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को यदि चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।